हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज केमिकल काइनेटिक्स का एक और लेक्चर है। केमिकल काइनेटिक्स chemical kinetics means at what rate the reactants get converted into products। हमें पता है कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्टों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बनाया बी तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी प्लस डी ऑफ बी अपॉन डी टी। रिएक्शन इन्वॉल्विंग सेम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अगर रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी, ए प्लस डी ऑफ बी अपॉन डी टी, रेसिप्रोकल में बी। ठीक। अब इसमें बेटा हमें आज देखना है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। देखो बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन दो नॉर्वेजियन केमिस्ट, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन ये दो नॉर्वेजियन केमिस्टों ने दे दिया, कैटो गोल्डबर्ग एंड पीटर वैग। इन्होंने कहा एट अ सर्टेन टेम्परेचर, इन्होंने कहा एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एट अ सर्टेन टेम्परेचर rate of reaction rate of reaction rate of reaction is directly proportional to the product of concentrations to the product of concentrations। ठीक है कि नहीं है। देखिए इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ए रिएक्टेंट है, ए ने बी दिया, ए ने क्या दिया बेटा, ए ने बी दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है, इसका बनना किस पे डिपेंडेंट है बेटा, ए पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर हमें चाय घर में बनानी है, चावल बनाना है, सालन बनाना है, तो इसका बनना किस पे डिपेंड करता है, हमने कितनी क्वांटिटी साग की लाई, हमने कितनी क्वांटिटी वाटर इस्तेमाल किया। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं या चाय हमें बनानी है, कितनी बनानी है, तो वो डिपेंड करता है कितना हमने रिएक्टिंग स्पीशी लिया। जितने अगर हमारे पास 10 बंदों को चाय देनी है तो इसी हिसाब से हमें चाय बनानी है, अगर 5 बंदों को देनी है उसी हिसाब से। अब ये बेटा डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल जितनी हम बढ़ाएंगे रिएक्टिंग स्पीशी उतने प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। ठीक है बेटा कि नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मासेस, अभी मैं कहूंगा, या इसको कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज, अगर हमारे पास ये है ए प्लस बी, यूज मान के चलिए सी प्लस डी, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी। ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर अगर इस तरह होगा ए ए गिव्स बी बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट में है ए। ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस तरह होगा ए ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, उसमें हम करते थे रेट ऑफ रिएक्शन में हम क्या करते थे, वहां पे हम क्या करते थे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस विद पैसेज ऑफ टाइम, उसी हिसाब से बी भी घटती थी, और कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये प्रोडक्ट है, ये बढ़ता है, और डी भी। ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे किसके बराबर आएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए
एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है, ए टाइम्स रेज टू द पावर जो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है बेटा कि नहीं है, वो हमने यहाँ पे लाए। अब इसको थोड़ा बहुत बेटा समझना है, इसको नोट कीजिएगा। तो अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैंडल है, हमारे पास कैंडल एक है, तो हमने क्या किया, कैंडल को जलाया, कैंडल जल रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब अब जब हम क्या करेंगे, इसको अगर थोड़ा ऊपर कुछ ढक्कन रखेंगे या कोई टम्बलर रखेंगे ऊपर, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये तब तक रिएक्शन होगी जब तक इसमें थोड़ी बहुत हवा है, तब तक ये रिएक्शन चलेगी। जो ही अब इस पे हमने टम्बलर रखा, जितना उसमें एयर है उस हिसाब से ये जलेगा, और आराम से अगर हम देखेंगे इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, डाउन, ठीक है बेटा कि नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सीज हो जाएगा, जब ये बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई, कट। तो इसका जलना, ठीक है कि नहीं है, या आग कहीं पे लगती है तो उसका जो दायरा बढ़ना वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन ही कम हो जाएगा फॉर एग्जांपल, तो हाँ एक बात यहाँ पे मैं कहना, फॉर एग्जांपल कभी कभी गैस सिलेंडर आग पकड़ता है, तो उसको रोकने के लिए पानी नहीं लगाना है, उसको रोकने के लिए अगर हम कोई कंबल रखेंगे, कोई कपड़ा ऊपर रखेंगे, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाए, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो वो खुद ब खुद क्या बुझ जाएगी, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसी तरह यहां पर भी मैंने कहा कि अगर हम कैंडल लेंगे, उस कैंडल को अगर हम ढकेंगे किसी टम्बलर से, तो विद पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि ये सीज होती है, रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होगी ऑक्सीजन की बहुत ही कम। तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये मतलब इसकी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। अब यहां पर भी इसी तरह मैंने कहा कि कोई चीज बनाने के लिए, ठीक है कि नहीं है, अगर हमें कोई मकान बनाना है तो इसके लिए हमें ईंटें चाहिए, हमें इसके लिए रेत चाहिए, ठीक है कि नहीं है, पानी चाहिए, ठीक है कि मिक्स कर सके, ठीक है ना बेटा, ब्रिक्स चाहिए। तब जितना हमें बड़ा मकान बनाना हो उतना हमें क्या लेना, ब्रिक्स भी उतनी लेनी है, उतना हमें सीमेंट भी इस्तेमाल करना है, उतना हमें पानी भी इस्तेमाल करना है बेटा, ठीक है, उतने हमें लेबरर्स भी लगाने हैं, ठीक है ना, तब जाके वो। इसी तरह कोई भी चीज बनने के लिए क्या, फॉर एग्जांपल अगर हमें सुक्रोज से बेटा, जब हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज करते हैं, यानी केन शुगर जिसको C12H22O11 कहते हैं, अगर उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां से क्या बनता है, वहां से बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है बेटा कि नहीं। इसका हालांकि एक्सपेरिमेंट किया क्रिस्टोफर इनगोल्ड ने, ठीक है कि नहीं है, उन्होंने देखा कि अगर जो इसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बनना ये डिपेंड किस पे करता है, सुक्रोज की क्वांटिटी हमने कितनी ले ली, तब जाके ग्लूकोज और फ्रक्टोज। व्हाट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? बोथ आर हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, C6H12O6, but where they differ in their functional groups. Glucose contain aldehyde group, polyhydroxyaldehyde, and this fructose contain कीटोन ग्रुप, ठीक है कि नहीं है, बात समझ में आ रही, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है ना। तो उस ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बनना किस पे डिपेंड करना है, हमारे पास कितना सुक्रोज है, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा ही बनेगा, अगर कम होगा तो कम ही बनेगा, ठीक है ना बेटा। अब देखिएगा, देखिए बेटा, हमें पता है ये कि टाइम है, यहां से कंसंट्रेशन है, हमें पता है जब हम जीरो टाइम देखते हैं तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है वो क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है, वो मैक्सिमम होती है। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, रिएक्टेंट की ज्यादा होती है। विद पैसेज ऑफ टाइम ये क्या हो जाता है, ये घट जाती है, क्योंकि अगर हम हर पॉइंट पे देखेंगे इस तरह, टाइम यहां से जा रहा है, कंसंट्रेशन यहां से ये डाउन हो रहा है, ठीक है। जितना ये घट रहा है हमें पता है उतना ही क्या बेटा, प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ये हमारा प्रोडक्ट, ये क्या हमारा, ये रिएक्टेंट है, ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है ना, ये मैंने कहा है आपको। अब जब रिएक्शन होती है तो फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट रहता है। यूजुअली हमें पता है अगर हम चीनी डालते हैं पानी में तो हमें पता है कि एक टाइम पहले क्या होता है, विग्रसली ये रिएक्ट हो जाता है, ठीक है कि ना, डिसॉल्व होता है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम होता है। फिर उसके बाद अब जो सैचुरेशन हो गई पानी के साथ शुगर को, वो उससे जितने बॉन्ड्स बना थे उतने बनाए, ठीक है बेटा कि नहीं है। इसी तरह विद पैसेज ऑफ टाइम फिर रिएक्शन क्या होती है,
मतलब रिएक्शन जो है वो क्या होती है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है, क्योंकि हमें देखना था यहाँ पे बेटा था रिएक्टेंट, यहाँ पे बेटा था प्रोडक्ट। जो ही हम विद पैसेज ऑफ टाइम हम चले गए यहां से, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको कहा है, जो ही हम इस तरह यहां पे देखेंगे, अगर यहां पे देखेंगे तो टाइम फैक्टर ये था, जो ही हम यहां पे पहुंच गए तो टाइम फैक्टर यहां से कंसंट्रेशन डाउन हो गई, फिर हम यहां पे पहुंच गए टाइम पे तो विद पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन यहां से यहां पहुंच गई, फिर और टाइम बढ़ा रहे तो कंसंट्रेशन यहां से ये घट रही है, फिर और जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है, फिर और नीचे जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मगर उतना ही इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है बेटा वो बढ़ रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, पहले बहुत ही कम थी, ठीक है ना, यहाँ पे थी, ठीक है ना। जो ही हमने क्या किया, अब जब हम मान के चलिए जब टाइम यहाँ पे ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है बेटा कि नहीं है, मगर अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुंच गए, ये वाला है, यहाँ पे टाइम पे देख रहे हैं कंसंट्रेशन इसकी ये है, फिर यहाँ पे पहुंच गए तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ रही है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ रही है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ रही है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब बेटा ये है कि जो हमारे पास अब रिएक्टेंट्स होते हैं, आराम से, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, प्रोडक्ट में, ठीक है बेटा कि नहीं? अगर हमारे पास पहले रिएक्टेंट था, मान के चलिए ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट पहले हमें पास क्या था, मान के चलिए 10 था, टाइम उस वक्त मान के चलिए 0 था, हमें टाइम 0 नहीं होता है सपोज उस टाइम, फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जब हम ये 8 पहुंच रहा है, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये पहले 0 था, अब ये कितना बनना शुरू हो गया, 2, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं 6 पहुंच गया, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, और 2 बन गया, टोटल क्या बन गया, 4, ठीक है बेटा कि नहीं है। फिर हम देख रहे हैं ये 4 पहुंच रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये और 2, तो ये क्या बन गया, टोटल 6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है, यहां तक ठीक है ना। तो मैंने कहा कि जब एक टाइम ऐसा आएगा ये बनेगा 0, ये क्या हो रहेगा, मैक्सिमम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक बेटा कि नहीं है। अब देखेंगे, अब मैंने क्या कहा, कैटो गुलडबर्ग और पीटर वैग ने क्या कहा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी, ठीक है ना। अगर एक होगा, मान के चलिए यहाँ पे Na है, ठीक है ना, यहाँ पे बन गया मान के चलिए Bn, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज पावर कोफिशिएंट जो है यहाँ पे, ठीक है बेटा कि नहीं है, यहां तक ठीक है ना। तो इसको क्या क्यों कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। एक्टिव मास हो गया कितना इसमें से कन्वर्ट हो गया प्रोडक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 है, तो इसका मतलब अभी कुछ नहीं बना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा 8, तो इस 10 में से कितना एक्टिव मास जो है वो रिएक्ट हो गया, उसने ये बनाया, तो वहां पे एक्टिव मास 2 है, जिसने क्या क्या बन गया, प्रोडक्ट। फिर उसके बाद जब 10 से हम नीचे जा रहे हैं 6 तक, कितना बन गया टोटल, 4, तो इसका मतलब एक्टिव मास कितना इसमें से मिल गया, जिसने ये बनाया, रिएक्शन कराई, 4। फिर यहां से देख रहे हैं जब ये 4 पहुंच गया, तो इसमें कितना एक्टिव मास कितना मिल गया, जिसने प्रोडक्ट बनाया, 6। बात समझ। अगर और जाएंगे नीचे, यहाँ पे 2, ठीक है बेटा कि नहीं है, 2 जाएंगे, तो यहाँ पे ये 2 बढ़ेगा, टोटल कितना बढ़ गया, 8, ठीक है ना। तो ये 8 बढ़ गया और ये 8 घट गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मगर विद ईच सक्सेसिव टाइम हम क्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रही है, और विद पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है। अब कितना, 10, अगर 100 थे, 100 में से मान के चलिए यहाँ पे बेटा 90 रह गए, तो इसमें कितने कन्वर्ट हो गए हैं, 10 किस में, प्रोडक्ट में, तो ये क्या है, एक्टिव मास। अगर 100 में से बेटा रह गए हैं 50, ठीक है ना, तो कितने इसमें 50 मॉलिक्यूल जो है वो किस, उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है ना। तो एक्टिव मास क्या हो गया, ठीक है बेटा कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। तो उसने यही कहा कि प्रोडक्ट का बनना डिपेंड करता है कितने हमारे पास ये है, ठीक है ना बेटा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2 टाइम्स A गिव्स B, हमारे पास है 3 टाइम्स A गिव्स B, हमारे पास है 4 टाइम्स A गिव्स C, हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 5 टाइम्स A गिव्स C। तो अकॉर्डिंग टू कैटो गुलबर्ग क्या कहता है, गुलडबर्ग, तो वो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर 2 होंगे 3 होंगे तो मगर रेज पावर
कोफिशिएंट, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा बेटा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज पावर 3, ठीक बेटा कि नहीं है। इसमें बेटा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज पावर 4, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। इसमें रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज पावर 5। बात समझ में आ रही है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट। ये जो इन्होंने लॉ जो है ना, ये किस पे है, ये है थ्योरेटिकल कांसेप्ट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होगा 2 टाइम्स a प्लस B gives C 2C plus D सपोज, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हो गया A और क्या हो गया बेटा B, मगर रेज्ड टू पावर स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इसका 2, इसका बेटा क्या है 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा बेटा, मान के चलिए यहाँ पे बेटा ये है, यहाँ पे 2 टाइम्स A प्लस 3 टाइम्स B है, gives 4 times C plus D सपोज, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, A और किस पे डिपेंड करेगी B, मगर रेज पावर इसका क्या है कोएफिशिएंट 2, इसका क्या है बेटा ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो ये इसके बराबर आ गया, ठीक है कि नहीं है। तो थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, यहाँ पे 2 है तो 2 लगाए, यहाँ पे 3 है तो 3 लगाया, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा। देखिए अब देख लीजिएगा, यहां तक तो ठीक है ना बेटा। अब हमने क्या किया, मैंने कहा फॉर एग्जांपल A गिव्स B, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है ना बेटा, ठीक। हम हमेशा क्या करते हैं, हमें पता है, आपने देखा जो लिक्विड्स हमारे थे, लिक्विड्स जो होते हैं बेटा, मुझे बताओ इसमें हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन किसमें लेते हैं, मोल, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा, या क्या लेते हैं मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है बेटा कि नहीं है, या क्या लेते हैं मोल पर लीटर पर आवर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अगर गैस स्टेट होगा तो किसमें लेते हैं, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, एटमॉस्फेयर पर मिनट, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि अब देखेंगे, जब भी कोई इक्वेशन, इसके यूनिट क्या है फिर रेट के, मोल पर लीटर पर सेकंड, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा कंसंट्रेशन पर सेकंड, यानी इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन पर सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन पर मिनट, इसको लिख सकते हैं कंसंट्रेशन पर आवर भी, ठीक है ना। तो ये है, तो इसके यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर या मोल पर लीटर पर सेकंड, मगर ये क्या है बेटा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है बेटा मोल पर लीटर, ठीक है ना। मुझे बताओ ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, डायमेंशनली ये करेक्ट है कि फॉल्स है, क्योंकि यहां से बेटा फिर हम इक्वालिटी कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ये डायरेक्टली है ना, तो यहाँ पे मोल पर लीटर है, यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकंड है, इसमें कोई एक चीज कम है, वो क्या है बेटा पर सेकंड। तो इसको हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, कांस्टेंट। के का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। के का मतलब क्या हो गया, वायर के इज, चाहे आप फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू के एम ए, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहां पे आप देखिए वायर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं है। तो अगर इस तरह होगा, अब एन ए गिव्स बी, बी एन, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग ए रेज पावर एन, ठीक है ना। आर किसके बराबर आएगा, के ए रेज पावर एन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये आएगा कि नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये जो है ना, ये पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किस में आ गया, पावर में आ गया, ठीक है ना। तो के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको बेटा कहते हैं इज नोन एज रेट कांस्टेंट, इसको बेटा क्या कहते हैं, इज नोन एज रेट कांस्टेंट, इसको बेटा क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, या इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट भी, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। अभी मैं बताऊंगा ये, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। कि जितना के ज्यादा होगा, ये हमेशा याद रखो, रेट उतनी ज्यादा होगी, मतलब उतनी रिएक्शन की रेट स्पीड ज्यादा होगी। जितना के कम होगा उतना क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर हम देखेंगे के इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है बेटा कि वो आगे चलकर एरहिन्स इक्वेशन में देखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना।
मगर के जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, वो भी मैं बताऊंगा। वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेट कांस्टेंट, या इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है बेटा कि नहीं, या इस तरह आप लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा ये है, क्योंकि इसमें क्या है, या अगर इस तरह होगा a प्लस बी, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, सी सी प्लस डी डी। अगर आपसे कोई का लॉ ऑफ मास सेक्शन कैसे लिखेंगे, ए इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ए इसका क्या है बेटा, बी, आर किसके बराबर, ये हटाएंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ए बी। ठीक है कि नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट, या इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, जितना के बड़ा ज्यादा होगा उतनी रेट स्पीड रिएक्शन की ज्यादा होगी, जितना के कम होगा उतनी स्पीड कम होगी। ठीक है ना बेटा। देखिए अब यहां पे देखो बेटा, अगर हमारे पास अब बेटा है ये कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा रेट ये है, यहाँ पे एन ए गिव्स बी या बी एन या प्रोडक्ट, rate of reaction is directly proportional to concentration of A रेज पावर, जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो ये हटाया हमने, ये क्या बन गया बेटा, के, ये क्या बन गया, A रेज पावर n। ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप याद रखिए, अगर हमने A से बनाया B, A से हमने क्या बनाया, B बनाया, आप मुझे बताइए ये कि अगर टाइम था 0, ए की कंसंट्रेशन क्या होती थी, मैक्सिमम स्क्वायर ब्रैकेट में, और बी की कंसंट्रेशन क्या होती थी उस टाइम, मिनिमम। ठीक है बेटा कि नहीं, बताया है मैंने। फिर जब टाइम हुआ टी मान के चलिए, फिर ए जो फाइनल है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, मिनिमम, और बी की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, मैक्सिमम। ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर इसमें अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये 10 है, टाइम 0 पे ये क्या था, 0। मगर हम देखेंगे बेटा इस तरह, जब अब जब 0 था, जब टाइम 0 था, जब टाइम मान के चलिए 2 सेकंड हो गए, अब ये कितना रह गया, 8। ठीक है ना, इसमें कितने बन गए, फिर 2। ठीक है ना, फिर ये अगर बन 6 रह गया तो इसमें क्या बनेंगे, और 2, तो ये किस पे पहुंचेगा, 4 पे। ठीक है ना, फिर उसके बाद अगर बेटा ये क्या जाएगा, 8 पे। ठीक है ना बेटा, ये सॉरी 4 पे, तो ये कितना बढ़ेगा उस वक्त, जब ये 4 पे रह गया तो, और इसमें तो ये 6 पे रहेगा, मतलब टोटल 6 रहेगा, 2 2 और 2। ठीक है ना, 6, ये मैं टोटल कर रहा हूं यहाँ पे। अब 4 के बाद अगर 2 रह गया, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो इसका मतलब 2 और बढ़ेंगे, ये क्या टोटल बनेगा, 8। ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब एक टाइम ऐसा आता है, यहाँ पे मान के चलिए बेटा ये रहता है 1। ठीक है बेटा कि नहीं है, यहाँ पे क्या बढ़ेगा, एक और, ये 9 पहुंच गया। तो कंसंट्रेशन कहां पे पहुंच गई, हम कहते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज पावर n। ठीक है बेटा कि नहीं है, या R इज इक्वल टू, या इस तरह मैंने लिखा A गिव्स B, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट है, A पे। ठीक है बेटा, R किसके बराबर है, K किसके बराबर, A। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो जब कंसंट्रेशन विद पैसेज ऑफ टाइम, कंसंट्रेशन को क्या हो रहा है, वो घट रही है। कंसंट्रेशन हमें पता है बेटा, टाइम यहाँ से कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, ये क्या, ये घट रही है। ठीक है कि नहीं है, ये है रिएक्टेंट, ये घट रही है। जब एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे इसकी कंसंट्रेशन मान के रखिए, यहाँ पे है, मान के चलिए यहाँ पे रखेंगे, हाँ चलो कोई बात, ये रखेंगे 1 मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन जहां पे 1 बनेगी, ठीक है बेटा कि नहीं है, उस वक्त R किसके बराबर आएगा, at a certain temperature rate of reaction becomes equal to rate constant when concentration becomes equal to unity। ये मैंने कहा 10 से 8, यहां से 2 बन गया, 10 से 6, यहां से टोटल 2 और बन गया, टोटल 4, 10 से 4 बन गया। ठीक है ना, 6 यानी 2 2 4 6, तो एक फिर और, तो 8, मतलब यहाँ पे
2 रह गया तो 8 बन गया। अब यहाँ पे ये एक और घट गया तो यहाँ पे बेटा क्या बन गया 9। तो यहाँ पे कौन सी कंसंट्रेशन पहुंच गई, ये मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1 है यहाँ पे, ठीक है ना, या इस तरह मान के चलिए बेटा ये है। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये क्या घट रही है, ठीक है ना। तो एक टाइम आता है जब ये घट रही है, इस तरह मान के चलिए घट रही है, यहाँ से घट रही है, घट रही है, घट रही है, इस तरह घट रही है, इस तरह घट रही है। एक टाइम ये आता है जब कंसंट्रेशन किसके, कुछ टाइम पे क्या कंसंट्रेशन रहती है 1। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगी, आर किसके बराबर आएगा, के पे। तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन बिकम्स इक्वल टू यूनिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर कोई भी, तो उस वक्त उस के को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसको क्यों कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पे, एक कोई खास टाइम है जब कंसंट्रेशन क्या पहुंचेगी 1 के बराबर, उस वक्त हम इसको क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। वो रेट है वो के बराबर बनता है जब कंसंट्रेशन क्या बनेगी 1 के बराबर। तो एक खास मखसूस टाइम पे कंसंट्रेशन किसके बराबर आई थी, यूनिटी के बराबर, तब जाके उस वक्त आर किसके बराबर आता है, के बराबर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमने, हाँ ये भी यहाँ पे है आर डायरेक्ट, अगर 1 के बराबर, तो यहाँ पे अगर ये 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 10 बार क्यों नहीं है, वो फिर भी क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो अगर एन भी रखेंगे इस तरह भी, अगर वो 5 बार भी होगा 1 1 1 1 into 1, वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर अब आएगी, इसको नोट कीजिएगा। तो वो किसके बराबर आएगी, के बराबर, जब कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गए बराबर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम बेटा क्या कहेंगे, ये, ठीक है ना। अब इसमें बेटा एक चीज और देखना है, मैंने अभी कहा कि अगर हमारे पास अगर मेरे पास बेटा यही है Na gives Bn या Na gives प्रोडक्ट, ठीक है ना, इस तरह भी। आप मुझे बताइए रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट करती है, शाबाश, किस पे डिपेंडेंट करती है, ये पता है ए अकॉर्डिंग टू ग्लोडबर्ग, ठीक है ना बेटा। आर किसके बराबर आएगी, आर आएगी बराबर के ए रेज पावर एन, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना, यहां तक ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे एक चीज, अब हमें निकालने हैं इसके यूनिट्स। अब फिलहाल आप याद रखिए, अभी आपने वो नहीं पढ़ने हैं। अगर यहाँ पे पावर होगा n का वैल्यू 0 होगा, अगर n का पावर 1 होगा, अगर n का पावर 2 होगा, अगर n का पावर 3 होगा, ये डिटरमाइंड कुछ चीजें हैं, इसको ऑर्डर कहते हैं, अभी आपको समझने आएगा। इसको जीरो ऑर्डर कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर अभी हमने पढ़ा नहीं, वो सेकंड ऑर्डर है, इसको थर्ड ऑर्डर कहेंगे। मगर फिलहाल जब वैल्यू, अब आपको पता है रेट के यूनिट बेटा क्या होते हैं, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा कि नहीं है। और कंसंट्रेशन, इसके यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है ना। डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, के, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, वो मैंने कहा अभी आपको। अब देखेंगे बेटा इसमें, अब मुझे आप बताइए यहाँ पे बेटा, यहाँ तक तो ठीक है ना। अब मुझे आप बताइए यहाँ पे R इज इक्वल टू के ए रेज पावर n। अगर अब हम क्या देंगे, R इज इक्वल टू के रेज पावर n, है ना, ये अपना है रेज पावर n। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा बेटा R की जगह पे कंसंट्रेशन पर सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि मोल पर लीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या है बेटा के, ये क्या है बेटा कंसंट्रेशन, ये क्या है रेज पावर n, ठीक है ना। ये मैं बेटा इस तरह भी लिख सकता हूं ना, अगर मैं इस तरह लिखूंगा, ये के कंसंट्रेशन रेज पावर n, ये क्या आएगा कंसंट्रेशन, ये ऊपर आएगा पर सेकंड, ठीक है ना बेटा। ये क्या आएगा, ये आएगा ना इस तरह कंसंट्रेशन पर सेकंड, ये क्या आएगा बेटा नीचे कंसंट्रेशन रेज पावर n, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना, यहाँ पे ये आएगा कंसंट्रेशन पर सेकंड, ये ऊपर आएगा, ये क्या बनेगा कंसंट्रेशन माइनस n,
बेसिस आर सेम, इसके और कंसंट्रेशन की मैं देख रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, बेसिस आर सेम, पावर क्या हो जाए, इसका पावर क्या है 1, इसका क्या है माइनस, तो वो क्या आएगा 1 प्लस माइनस, वो क्या आएगा 1 माइनस है, वो क्या आएगा पर सेकंड। तो के यूनिट्स क्या निकले इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन 1 माइनस पर सेकंड। फिर से रेट के ए रेज पावर एन, रेट किसके बराबर होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो मोल पर लीटर पर सेकंड या कंसंट्रेशन पर सेकंड। के ए हो गई कंसंट्रेशन, के कंसंट्रेशन कहाँ आया एन, ये क्या आ गया कंसंट्रेशन, ऊपर आएगा ये सेकंड पर सेकंड। के किसके बराबर आएगा कंसंट्रेशन पर सेकंड, ये क्या आएगा कंसंट्रेशन रेज पावर एन, ये क्या आएगा बेटा कंसंट्रेशन पर सेकंड, ठीक है कि नहीं है। तो ये क्या आएगा ऊपर रेज पावर माइनस एन, ठीक है बेटा कि नहीं, वो किसके बराबर आएगा, बेस क्या है दोनों सेम, पावर क्या हो जाएंगे ऐड 1, इसका है मतलब ये 1 है, ऐड करेंगे प्लस यहाँ पे क्या है माइनस है, वो क्या आएगा 1 माइनस एन पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक और कंसंट्रेशन की जगह पे लिख सकते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है बेटा कि नहीं है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड, ठीक है ना। ये किसके यूनिट्स है, जब एन टर्म होगा एन टाइम्स होगा तो यूनिट्स ऑफ के क्या होंगे, मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड, ठीक है बेटा कि नहीं है। देखिएगा इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा, तो इसका मतलब के यूनिट क्या निकले हमें, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन पर सेकंड, और इस तरह भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड, या इस तरह भी लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर 1 माइनस एन पर सेकंड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या लिया, एन ए ने क्या बनाया प्रोडक्ट, तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमने इस्तेमाल किया, और किसके बराबर आएगा के ए रेज पावर एन, ठीक है ना, एन टर्म का। तो ये एन टर्म के यूनिट्स हमें निकले, ठीक है ना बेटा। ये जबानी होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट एन पावर के किसके बराबर होंगे चाहिए 1 माइनस एन पर सेकंड, या मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड, ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे यहाँ पे बेटा, अब देखेंगे अगर n का वैल्यू 0 देंगे, फिलहाल आप रखिए एक्सपेरिमेंट ये 0 ऑर्डर है, भी आपको वो फिलहाल रखिए याद 0 जहां पे 0 ऑर्डर, तो 0 ऑर्डर के यूनिट्स क्या है, अब हमें क्या ये क्या निकालने, ये हमने देखिए n टर्म के यूनिट्स क्या निकले, यूनिट्स ऑफ k इन n टर्म क्या निकले, यूनिट्स ऑफ k किसमें, इन फर्स्ट 0 ऑर्डर, इसको रखिए फिलहाल आप याद 0 ऑर्डर, ये पढ़ना है। अब के किसके बराबर आएगा बेटा, के आएगा बराबर कंसंट्रेशन, ठीक, 1 माइनस एन क्या है, एन क्या है यहाँ पे बेटा 0, ये क्या है अपना पर सेकंड। के किसके बराबर आएगा, वो आएगा कंसंट्रेशन, वो क्या आएगा कंसंट्रेशन पर सेकंड, ठीक है ना। वो किसके बराबर आ सकते हैं, कंसंट्रेशन किसके बराबर है, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये किस ऑर्डर के लिए है, ये 0 ऑर्डर, फिलहाल जहाँ पे 0 होगा एन क्या होगा 0, ठीक है ना। तो क्या आ गई इसके यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है ना बेटा। अगर आप बेटा देंगे, अगर आप देंगे एन का वैल्यू 1, तो के किसके बराबर आएगा, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन क्या आएगा 1, तो क्या आएगा बेटा पर सेकंड। के क्या आएगा एनीथिंग, रेज पावर 0 किसके बराबर आएगा 1 के बराबर, तो के यूनिट्स क्या निकले पर सेकंड। तो इसको क्या कहेंगे, इसको फिलहाल आप याद रखिए बेटा फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर में के यूनिट्स क्या निकलते हैं पर सेकंड, ठीक है ना बेटा। अगर आप बेटा इसका एन का वैल्यू क्या देंगे, अगर बेटा एन का वैल्यू क्या देंगे, अगर एन का वैल्यू 2 देंगे, तो मुझे बताइए के यूनिट्स क्या निकलेंगे, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन पर सेकंड, ठीक है ना। वो क्या आएगा कंसंट्रेशन, कौन सा हमने ऑर्डर दिया सेकंड, 1 माइनस 2, ये क्या आ गया पर सेकंड। के किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा कंसंट्रेशन 1 माइनस 2 क्या आएगा -1 पर सेकंड। तो इसके यूनिट्स क्या आ गए, के यूनिट क्या आ गए पर कंसंट्रेशन पर सेकंड, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर अगर मोल में करेंगे इसको, तो वो क्या निकलेंगे बेटा, वो निकलेंगे बेटा कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है मोल पर लीटर,
ये क्या आ गया बेटा -1 पर सेकंड। ठीक है, -1 इसको आएगा, -1 इसको आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा लीटर, इस पे लीटर पर मोल पर सेकंड। तो सेकंड ऑर्डर के यूनिट क्या निकले, लीटर पर मोल पर सेकंड। फिर से समझाऊंगा, कंसंट्रेशन जब 1 - 2 वो -1 आएगा, माइनस सेकंड वो क्या आएगा -1 पर सेकंड। वो क्या यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर अपना है, और क्या है रेज पावर -1, माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या आ गया लीटर, इसको -1 आएगा, क्या आएगा लीटर पर मोल और वो पर सेकंड। ठीक है ना, ये किसके लिए था, ये था, ये फर्स्ट ऑर्डर थी, और ये बेटा ये क्यों कौन सा ऑर्डर था, ये सेकंड ऑर्डर। ठीक है ना, तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर के लिए क्या हमें निकाले यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या निकाले पर सेकंड, और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या निकाले लीटर पर मोल पर सेकंड। आपको वो होनी चाहिए तो आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद बेटा आ रहा है, इसको नोट कीजिएगा, अब इसके बाद आ रहा है थर्ड ऑर्डर। एन एन का क्या ऑर्डर है बेटा, थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में आप मुझे बताइए क्या होगा इसमें, थर्ड ऑर्डर में के किसके बराबर होते हैं, अभी कहा कंसंट्रेशन 1 - n पर सेकंड। ठीक है बेटा कि नहीं, के क्या आएगा फिर, एन यू आएगा कंसंट्रेशन 1 - 3 पर सेकंड। ठीक है ना, वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा कंसंट्रेशन, वो क्या आएगा -2 पर सेकंड। वो क्या आ गए ना, इस तरह भी इस तरह भी आप लिख सकते हो, के किसके बराबर आएगा, मगर अगर इसको हम बेटा वैल्यू देंगे वो क्या आएगा फिर, मोल पर लीटर। ठीक है ना, वो क्या आएगा -2 पर सेकंड, यानी पावर में है -2। अब ये क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये क्या आएगा फिर, ये आएगा लीटर स्क्वायर, ये -2 किसको आएगा, मोल को, क्या आएगा मोल -2 पर सेकंड। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं है। इस तरह फिर से कहूंगा, कंसंट्रेशन 1 - थर्ड ऑर्डर पर सेकंड, के किसके बराबर आएगा -2 पर सेकंड, ये किसके बराबर आएगा मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन की जगह पे मोल पर लीटर -2 पर सेकंड, ये क्या आएगा माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या आएगा लीटर स्क्वायर, ये क्या आएगा -2 मोल को लीटर स्क्वायर पर मोल पर सेकंड। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा, ये थर्ड ऑर्डर के लिए है। अब देखिए, तो इसका मतलब अगर हमें पता है, अब यूनिट जो हमने निकाले, जीरो के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए क्या है, सेकंड के लिए क्या है, अब ये तो इसके हमें क्या निकले, मोल पर लीटर पर सेकंड, इसके लिए क्या निकले पर सेकंड, इसके लिए क्या निकले लीटर पर मोल पर सेकंड, इसके लिए क्या निकले बेटा, शाबाश, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो अगर एटमॉस्फेयर में क्या आएगा, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, इसमें क्या आएगा पर सेकंड गैसेस के लिए, इसमें क्या आएगा बेटा पर एटमॉस्फेयर पर सेकंड, इसमें क्या आएगा एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक कि नहीं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे कोई भी पूछेगा, आप बताओ जीरो ऑर्डर के लिए क्या यूनिट्स है, तो आप सीधा कहना मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है लीटर पर मोल पर सेकंड, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या है लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। ठीक, देखिए अब यहां तक तो ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है जो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हमारे पास ए है प्लस बी है, जो सी प्लस डी। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग, वैग ए प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेज का पावर ए और बी, और यहाँ पे हम ये हटाते हैं तो क्या आएगा के ए रेज पावर ए, और क्या आएगा बेटा बी रेज पावर बी। ठीक है कि नहीं है, यहां तक तो ठीक है ना, ठीक, ये मैंने बताया, ये क्या है बेटा थ्योरेटिकल कंसेप्ट। जहां पर भी आप देखोगे, मैंने वो कहा अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स बी है
तो आप अकॉर्डिंग टू गुलडबर्ग क्या करोगे, आप कहोगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ए ये 2 टाइम्स है और स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें ये पावर में आएगा R इज इक्वल टू के ए। तो ये इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये है थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है कि नहीं। अब मैं इस पे आपको बताऊंगा। अब जो अभी मैंने कहा जीरो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वो हमें सीखना है, मगर उसके लिए हमें बेटा देखना है रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, या इसको कहते हैं बेटा रेट इक्वेशन या रेट लॉ। रेट लॉ को समझना है, रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ। ये कैसे आप समझोगे, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। देखो बेटा, अगर हमारे पास मान के चलिए A गिव्स B है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है वो किस पे डिपेंड करता है, A B कहा। अगर ये Na है, ये प्रोडक्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, A टू द पावर n, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये हटाते ही क्या आएगा, K A रेज पावर n, ठीक है ना। यहां पे क्या आएगा, इसी तरह R इज इक्वल टू के ए। अब है बेटा रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन, मैं आपको ये समझाऊंगा। ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ठीक बेटा। हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है ए टू द पावर ए और बी, आर किसके बराबर है, के ए बी। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ये क्या है बेटा, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। हम देखते हैं बुक्स पे कितनी बार है ये, तो उसी तरह हम क्या बनाते हैं, इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पे मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा जब एक्सपेरिमेंटी देखा गया है, अगर ये एक्सपेरिमेंटी कैलकुलेट, अभी मैं आपको बताऊंगा वो, अगर एक्सपेरिमेंटली हम बेटा क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे आता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अब यहां पे आ गया बेटा X या Y, या इस तरह भी कोई आप लिख सकते हो, M B रेज पावर n। तो यहां पे बेटा ये है कि ये जरूरी नहीं है जो इसका पावर्स होंगे वही इसके भी पावर है एक्सपेरिमेंटली। ये बेटा सेम भी हो सकते हैं, a प्लस बी किसके बराबर हो सकता है, x प्लस वाई के बराबर, या m प्लस n किसके बराबर होगा, यानी a प्लस बी के बराबर, मगर ये नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। m प्लस n नहीं भी हो सकता है किसके बराबर, a प्लस बी। तो इसका मतलब अगर इक्वेशन में हमें है 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या करते हैं, शॉर्ट में a का स्क्वायर b, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर जब इसका रेट लॉ बनाते हैं, अभी समझाऊंगा, वहां पे आता है r k a b, यहां पे ये 2 बार था, यहां पे क्या आ रहा है, 1 बार, या ये भी हो सकता है r यहां पे आ सकता है 1 बार ही, ना वो टर्म आएगी ना ये टर्म आएगी, ठीक है ना। हो गया ना इसको बेटा कहते हैं, जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज निकालते हैं इसको बेटा कहते हैं रेट लॉ या रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन वो इक्वेशन है या वो लॉ है जो रिलेट करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन टर्म को, ठीक है कि नहीं है। रेट लॉ क्या होता है, वो एक्सप्रेशन है या रेट एक्सप्रेशन वो है जो रिलेट करता है किसको, किसके साथ, कंसंट्रेशन टर्म और रेट के साथ। देखिए ये मैं समझाऊंगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई बिल्डिंग, ये समझिए बात को समझिए। ये मैंने कहा कि a प्लस बी जरूरी नहीं है बराबर किसके बराबर, x प्लस वाई के, कभी बराबर भी आ सकता है। जैसे यहां पे ये था रेट ला, अगर एक्सपेरिमेंट ही निकालते हैं वहां पे यही निकला, यही निकला, ये निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए 2 टाइम्स a गिव्स प्रोडक्ट,
हम रेट ये लॉ ऑफ मास एक्शन वो क्या आता है के ए का स्क्वायर, एक्सपेरिमेंटली देखते हैं वो वही निकलता है के ए का स्क्वायर, ठीक है ना कि कभी नहीं, मतलब ये इसमें अगर कोई होगा टू बी यूज प्रोडक्ट, यहाँ पे रेट लॉ ऑफ मास एक्शन किसके बराबर आएगा बी का स्क्वायर, जब एक्सपेरिमेंट निकालते हैं वो आता है बी। तो अब पावर मत बराबर है, यहाँ पे ये था, मतलब यहाँ पे ये हमने क्या मेंशन किया, ये बेटा यहाँ पे ए था, ठीक है ना, मगर यहाँ पे ये ए के बराबर था यहाँ पे, इसीलिए हमने रखा ये एक्स, ये जरूरी नहीं है। अब ये समझो, देखो बेटा मैं आपसे कह रहा था ये कि फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बन रही है, तो इस बिल्डिंग में मान के चलिए बेटा इसमें 50 लेबर, मतलब 50 लेबर लग रहे हैं, ये समझिए बात। जो मालिक है जो ये मकान बना रहा है, इसको पता है कि 50 जो लेबरर है वो हर रोज आते हैं, वो इसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है कि नहीं है। तो उसकी कैलकुलेशन है, अगर उसको 600 रुपया देना है वटेवर, या 500 रुपया दे रहा है, उसको पता है कि मान के चलिए हफ्ते का देते हैं यूजुअली लेबररों को पैसा, तो उसमें वो देखते हैं बेटा ये कि अगर उस मान के चलिए उन्होंने दे दिया ये 600 रुपया दे रहे हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो कितना आएगा वो, कितना आ रहा है बेटा 30,000 आ रहा है, 30,000 की नहीं है, क्योंकि कितने बंदे हैं यहाँ पे बेटा, ये है 50 बंदे हैं, ठीक है ना, 50 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। अब जो ये 50 बंदे काम कर रहे हैं बेटा, ये इतना ले रहे हैं, तो इनकी इतना पैसा ये ले रहे हैं, ठीक है ना, हर दिन, ठीक कि नहीं। अब क्या हुआ, एक अब हमें पता है कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमें पता है, 50 लेबरर्स आते हैं, 50 लेबरर्स हर दिन कितना ले रहे हैं, 30,000 रुपया ले रहे हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये हमें पता है थ्योरेटिकल, भाई 50 बंदे आ रहे हैं वो काम कर रहे हैं, ये है, ठीक है कि नहीं है। मगर अब मालिक को भी फुर्सत नहीं है, वो नहीं जा रहा है, उसको अपने काम है, अब उसने किसी बंदे को रखा है वहां पे, तो ये देख रहा है इनका काम कि 50 बंदे ले रहे हैं। अब एक दिन मालिक अचानक वहां पे आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है, वहां पे अब 2 लेबरर्स, वहां पे 48 ही लेबरर्स है, ठीक है कि नहीं है। पैसा कितना वो ले रहे हैं, पैसा वो बराबर 30,000 ले रहे हैं, मगर इसमें 2 मिसिंग है, मगर ये उसने क्या मौके पे पाया कि वहां पे 48 ही प्रेजेंट है, ठीक है बेटा कि नहीं, मगर जो उसकी कैलकुलेशन थी वो किस पे थी, 50 पे, ठीक है ना, इसमें कितना फिर काम हो जाता, मतलब 1200 रुपया, सीधी सी बात है बेटा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना, ये आता 28,200 इनको अब मिलेंगे 48 को, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसी तरह जब कोई रिएक्शन हो जाती है, अगर वहां पे हम देखते हैं कि भाई 4 मोल्स मिल रहे हैं, मगर एक्सपेरिमेंटली हम देख रहे हैं 2 ही है, ठीक है ना, ऐसा क्यों है वो भी देखेंगे, वो भी समझेंगे। मगर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल घर में मान के चलिए भिंडी लाई, घर का जो मालिक होता है माँ बाप ही है, तो वो घर में पिताजी ने मान के चलिए वो लाई भिंडी लाई, 1 kg भिंडी लाई या 1.5 kg भिंडी लाई, घर में भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो शाम को क्या उनका कैलकुलेटेड है, मान के चलिए उन्होंने 2 kg भिंडी लाई, ठीक है कि नहीं है। यूजुअली भिंडी और टमाटर बहुत अच्छा मिलाप इनका होता है, वो अच्छी डिश बनाते हैं। तो अब बेटा क्या हुआ गया कि जब ये 2 kg है, इसमें खराब निकली 1 kg, इसमें क्या निकली, क्योंकि खराब भी निकलती है, जब खराब निकलेगी तो एक्सपेरिमेंटली शाम को हम कहते हैं कि अगर कोई चाहता था कि मैं ज्यादा खाऊं, मगर यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो गई बेटा, कम निकली, अब 1 kg से भी थोड़ा कम है, 0.8 ही है, ठीक है बेटा कि नहीं है, या 1 kg मिला। तो इसमें भी बेटा ये जब इसने साफ सफाई काटा, ये सारी क्या बहुत सारी इसमें खराब निकली, जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी हमें पता था हम भिंडी बहुत ज्यादा खाएंगे, मगर शाम को हमने बहुत कम खाई, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंटली हमने देखा 1 kg ही बना, उसमें 1 kg क्या निकला, खराब निकली। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सेम केस यहां पर भी होता है बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन किन तथ्य पे आधारित है, वो किस पे आधारित है, वो आधारित है जो कैलकुलेट, जो इसमें मतलब थ्योरेटिकल कितने बार है, 2 बार है, 4 बार है, 6 बार है, मगर ये जो आपका बेटा ये आ रहा है क्या कहते हैं इसको, रेट लॉ या रेट
ये एक्सपेरिमेंट पे है, एक्सपेरिमेंट की कितने निकल रही है। बाकी अगर हम 2 मोल्स ले रहे हैं, 4 मोल्स ले रहे हैं, क्या वही यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हमें डिटरमाइन कराते हैं? वहां पे छोटे के लिए हम देख रहे हैं 4, मगर जब एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं वहां पे 2 ही निकलती, या अगर यहाँ पे 4 तो बराबर 2। इसी तरह अगर भिंडी मान के चलिए 2 kg, वो बहुत साफ है, तो वहां पे जब हमने वो पकाई वो बराबर 2 kg निकली। इसका मतलब जो कैलकुलेटर था, जो हमने मतलब थ्योरेटिकल था, वो जो हमने कैलकुलेट एक्सपेरिमेंट भी किया वो बराबर निकला। इसी तरह रिएक्शनों में भी होता है बेटा, या तो ये बराबर नहीं निकलती है थ्योरेटिकल वैल्यू, या ये क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस आती है। ठीक है बेटा कि नहीं है, ये समझेंगे। देखो बेटा, मुझे उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको समझ आई होगी। अगर मैंने आपको एक रफ एग्जाम्पल दे दी, इनके साथ अगर हम करेंगे कंपेयर, क्या होता होगा इनमें। मैं आपको बेटा यहाँ पे बताना चाहूंगा, अब जो रेट लॉ है या रेट एक्सप्रेशन है, ये हमें क्या करता है, ये रिलेट करता है कंसंट्रेशन टर्म और रेट ऑफ रिएक्शन को। क्या कर रहा है, अभी ये चलेगा, अभी थोड़ा बहुत मैं कहूंगा ये आपको। आप मुझे यहां पे बेटा बताओ एक बात, ठीक है ना? देखिए अब बेटा, अब मैं इस तरह आपको समझाऊंगा। रिएक्शन जो होती है, जो एक स्टेप में होती है, उसको बेटा कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। या इसको बेटा कहते हैं सिंपल रिएक्शन। क्या कहते हैं? सिंपल रिएक्शन कहते हैं। जो एक से ज्यादा स्टेपों में होगी बेटा, उसको कहते हैं कंपोजाइट रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स और कंपोजाइट रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई कहेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल रिएक्शन एंड कंपोजाइट और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कहना एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस ओनली इन वन स्टेप, बट एज फार एज कंप्लेक्स और कंपोजाइट रिएक्शन इज कंसर्न, इट विल टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं? अब देखेंगे, अब आपको यह भी पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं बता रहा हूं, जो लेक्चर चल रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट है या एप्लीकेशन या कोई भी जो है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अब मुझे आप यहां पे बताइए बेटा, अब मुझे आप बताइए यहां पे, अगर कोई रिएक्शन, हमें पता है जब भी रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स जब बनाते हैं प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स जब बनाते हैं रिएक्टेंट्स, तो हमें पता है बेटा इसमें क्या होता है, एक चीज, रिएक्टेंट्स जब बेटा बनाते हैं प्रोडक्ट्स, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं। ये मैंने कहा, इसमें क्या बनते हैं, इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं। ठीक है कि नहीं? वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो रिएक्शन अगर मान के चलिए कोई रिएक्शन है, A प्लस बी बना रही है C, ये आप याद रखिए। मान के चलिए यही रिएक्शन हो रही है 2 स्टेपों में, ये A और B आपस में, ये पहले A जो है ये B के साथ मिलता है, ये बनाता है मान के चलिए AB, फिर उसके बाद ये AB जो है बेटा, ये स्ट्राइक करता है, ये बनाता है C। ये समझो, ये कितने स्टेपों में बेटा हो गई? ये 2 स्टेपों में हो गई। और इसमें मैंने आपसे कहा है काइनेटिक्स में फिलहाल वो हायर क्लासों में है, फ्लैश फोटोलाइसिस, फ्लो मेथड, बाकी चीजें जो है वो मतलब लेजर टेक्नोलॉजी से हम फास्ट रिएक्शनों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है कि नहीं है? इन नो टाइम। मगर ना हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं जो स्लो प्रोसेस है, जैसे रस्टिंग ऑफ वाटर या फॉर्मेशन ऑफ वाटर अगर हम बनाएंगे, ठीक है कि नहीं है, या अमोनिया बनाएंगे विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो एक लॉन्ग प्रोसेस है। मगर हमें कौन सी रिएक्शन चाहिए जो मिनट में, सेकंड में, आवर्स में हो जाए, तो उनमें हम बेटा क्या देख रहे हैं यूजुअली, अब उन रिएक्शनों में हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया हमने, ठीक है कि, या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस किया, सक्रोज को वहां से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया, ठीक है कि नहीं है बेटा। अब मुझे यहाँ पे आप बताओ बेटा ये कि अगर कोई, मैंने कहा कि अब फास्ट रिएक्शन में जो हमारा सिलेबस है, फास्ट रिएक्शन के लिए कोई जगह नहीं है, स्लो रिएक्शन के लिए कोई जगह नहीं है। अब यहाँ पे कौन है, अब यहाँ पे बेटा कौन से स्टेप है, अब
मॉडरेट, मैंने तभी वर्ड किया केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ मॉडरेट रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म बाय विच दीज रिएक्शंस प्रोसीड एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो इसमें मान के चलिए बेटा, अगर हम देख रहे हैं इसमें दोनों स्टेप क्या है, ये स्टेप स्लो है, ये बेटा इसमें फास्ट स्टेप है, ये याद रखिए। मुझे आप बताइए फास्ट स्टेप के लिए कोई जगह है? नहीं, फास्ट स्टेप के लिए जगह नहीं है। अब यहाँ पे कौन रेट करता है डिटरमाइन? काइनेटिक्स में बड़ा फैक्टर कौन है? टाइम फैक्टर। जिसमें कम टाइम लगेगा वो ज्यादा तेज होगी, जिसमें ज्यादा टाइम होगा वो स्लो रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे बेटा मेरे कहने का मतलब यह है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है? रेट किस पे डिपेंड करेगी? ए और बी पे। अभी मुझे ऑर्डर नहीं कहना है, ये सेकंड ऑर्डर है, मुझे वो नहीं कहना है, ठीक है बेटा कि नहीं? अगर यही रिएक्शन मान के चलिए ए प्लस बी गिव सी, ये बात को याद रखिए, ये मान के चलिए ए बन गया स्टार, ये भी फास्ट स्टेप है। ए स्टार कन्वर्ट हो गया मान के चलिए ए में, ये भी फास्ट, ये मान के डबल स्टार बन गया, फिर डबल स्टार बन गया मान के चलिए, मैं इंटरमीडिएट कह रहा हूं बी के साथ, फिर बनता है यहां से मान के चलिए सी, ठीक है बेटा कि नहीं? ये तीनों के तीनों फास्ट स्टेप है। मुझे बताइए काइनेटिक्स में जगह है हम जो रिएक्शंस कर रहे हैं फास्ट स्टेपों के लिए? नहीं। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? किसी पे भी नहीं, किसी पे नहीं। और किस पे करेगी डिपेंडेंट? किसी पे भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? अगर कोई इसी तरह अगर किसी में अब दो फास्ट है एक स्लो है बेटा, ठीक है कि नहीं है, तो रेट कौन डिटरमाइन करेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है? वो स्लो स्टेप है, ठीक है कि नहीं है? इसी तरह जब एक्सपेरिमेंटली हम रिएक्शन अगर इस तरह थ्योरेटिकली लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से देखते हैं, अगर कहीं पे 2 टाइम्स है, कहीं पे पावर 1 है, कहीं पे 2 पावर है, जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं वहां पे ए का एक ही पावर निकलता है, बी का कोई पावर नहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने इंटरमीडिएट्स बनाए, कुछ स्टेप्स उनमें फास्ट थे, कुछ स्लो है, मगर हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन है बेटा? स्लो स्टेप, वो जो हमें रेट डिटरमाइन करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जो भी कोई रिएक्शन होती है मल्टी स्टेपों में, उसमें जो फास्ट स्टेप होते हैं वो हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है कि रेट लॉ में हम वही स्टेप काउंट करते हैं जो रेट डिटरमाइन, जिनकी हम रेट निकाल सकते हैं, जिनको हम थोड़ा बहुत टाइम उनका डिटरमाइन करते हैं, कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो गई कितने टाइम में, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं? देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन ऑफ, ये मैंने आपको पढ़ा है हेलो अल्कीन्स, मेरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो अल्कीन्स या अल्काइल हैलाइड्स जिनको कहते हैं। अगर मान के चलिए बेटा CH3 मान के चलिए BCl है, ठीक है ना, इसको बेटा कहते हैं क्लोरोमीथेन, इसको बेटा क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन इसको कहते हैं, IUPAC नाम, कॉमन नेम इसका है मिथाइल क्लोराइड। अगर इसके साथ कौन ट्रीट करेंगे? OH यानी बेस देंगे, ठीक है ना बेटा? अब हमें पता है जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? ये क्या बनेगा? Cl निकलेगा, Cl निकल जाएगा और क्या बनेगा? CH3OH, इसको कार्बेनॉल भी कहते हैं, IUPAC नाम इसका मिथेनॉल है या इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है कि नहीं है? अब इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें ये भी पार्टिसिपेटिंग है, ये भी पार्टिसिपेटिंग है, ठीक है कि नहीं है? तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? रेट ऑफ रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड पे भी डिपेंड करती है और OH पे भी, ठीक है बेटा कि नहीं है? R को प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। अभी तो हमने ऑर्डर नहीं पढ़ा, अभी तो मैं बता रहा हूं थोड़ा बहुत। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका पावर क्या है? 1, इसका पावर क्या है? 1। अगर ऐड करेंगे इसका ऑर्डर क्या आएगा? सेकंड ऑर्डर, ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? ठीक है ना? जिस तरह मैंने कहा कि अगर कोई स्टेप, अगर ये A कन्वर्ट हो रहा है B में, इसमें मान के चलिए क्या है, ये 3 बार है, मान B, ये मान के चलिए कुछ B 5 टाइम्स B है, तो इसमें मान के चलिए बेटा 2 स्टेप मान के चलिए है फास्ट, एक बेटा इसमें है स्लो। स्लो स्टेप कौन है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट किस पे डिपेंड करेगी? फिर A, ये क्या आएगा? पावर, ये क्या बनेगी? फर्स्ट ऑर्डर। अगर इसमें बेटा सभी फास्ट है, ये भी फास्ट है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगी? किसी पे भी नहीं, जीरो ऑर्डर। अगर इसमें बेटा स्लो होंगे 2, अब
तो रेट किस पे डिपेंड करेगी, 2 पे। अगर इसमें तीनों के तीनों स्लो है तो रेट किस पे डिपेंड करेगी, A3 है। उस वक्त जब थर्ड ऑर्डर ये होगी, उस वक्त जो लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है 3 बार, उस वक्त इसका पावर किसके बराबर आता है, उसके उस पावर के बराबर। मतलब उस वक्त अगर ये m रखेंगे, ऑर्डर m, और उसका वैल्यू a है उस वक्त की, मगर बाकी दो कंडीशनों में क्या है, बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो हमने जब इसको बेटा क्या किया, मिथाइल क्लोराइड को जब हमने बेस के साथ मिलाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया, NaOH यहाँ पे लेंगे तो ये निकलेगा NaCl, ठीक है ना। इसका बॉन्ड तोड़ा, ये आपको पता है, थोड़ा मैंने कहा भी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल पॉजिटिव, ये आएगा CH3। तो ये यहां से आता है। अब इसको छोड़िए फिलहाल, ये मैं अभी नहीं कहूंगा। इसके लिए SN1 SN2 मैकेनिज्म वो भी इसी में आएगा, वहां पर भी मैं कहूंगा ऑर्गेनिक में, यहां पर भी मैं कहूंगा, ठीक है कि नहीं है। इसको ये है, ये यहाँ पे है, ये SN2 मैकेनिज्म, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, अभी रिएक्शन वो नाम नहीं पढ़े हैं, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन वाया सेकंड ऑर्डर, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये स्टेप क्या है बेटा, ये सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है कि नहीं है। इसमें बेटा आता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी। अब छोड़िए वो बात की बात है, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर हमने बेटा ये लिया CH3CCl और यहाँ पे हमने OH लिया, इसको बेटा ये इस तरह है CH3C, इसको बेटा कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, टर्शियरी, इसको बेटा क्या कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल, इसको बेटा क्या कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहते हैं। कि जो ही इसमें भी बेटा क्या होगा, जब ये लेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब ये लेगा तो यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा। इसका IUPAC नाम क्या आएगा, आपको पता है क्या आएगा, 2-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन आएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर OH हम मिलाते हैं तो इसमें क्या, ये बॉन्ड, ये प्रोसेस वो स्टेप एक ही में हो जाता था। यहाँ पे हमने लिया, वो आगे यहाँ पे ये जो OH आ रहा है ना, देखो बेटा यहाँ पे कोई बल की ग्रुप नहीं है, नेगेटिव, यहाँ पे क्या पॉजिटिव। ये जब आता है इस साइड से आता है, अपोजिट साइड से आता है, ये यहाँ पे इस तरह इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ पे है ये क्लोरीन। अब क्लोरीन जब इसके अंदर, क्योंकि ये जो है बेटा ये क्या है, न्यूक्लियोलाइविंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल्स और गुड लिविंग ग्रुप्स, जब ये हो जाएगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब छोड़िए फिलहाल इसको, तो ये आ रहा है, ये एक ही स्टेप में होता है, तो बन गया CH3OH और Cl निकल गया, ठीक है बेटा कि नहीं। तो एक ही स्टेप में हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, दोनों पे। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CH3Cl और क्या है बेटा, OH नेगेटिव। तो उस हिसाब से इसका पावर 1 ये सेकंड ऑर्डर बनती है, ठीक है कि नहीं है। मगर इसमें जब इसमें बेटा क्या करना है, पहले स्टेप में इसको तोड़ना है। जब पहले स्टेप में ये टूटेगा, इसको एनर्जी देनी है, तब जाके ये क्या बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, पढ़ा भी है हमने, ठीक है ना। तो सेकंड, फिर जो ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें थोड़ी एनर्जी देनी है, तो ये फर्स्ट स्टेप इसके इस तरह मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बेटा। तो ये जो आपका फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें ये जो आपका बेटा है, ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको तोड़ना है। तो तोड़ के क्या बनाएंगे, तोड़ के बनेगा यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इसके लिए एनर्जी देनी है, तो इसको टाइम लगेगा ही, ये मत होगा ऐसे आपको करेंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसमें क्या टाइम लगेगा, तो थोड़ा बहुत ही टाइम सही। जब इसमें टाइम लगेगा तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बनाया, कार्बोकैटायन बनाया, ठीक है ना। अब दूसरा स्टेप क्या हो गया, अब यहाँ पे CH3 ये पॉजिटिव, अब क्या आ गया OH नेगेटिव। ये क्या है, बेस है, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत क्विक रिएक्शन है, फास्ट है। तो ये बिल्ली और चूहे की तरह है, जब बिल्ली चूहे को देखती है नो टाइम उसको पकड़ती है, ठीक है कि नहीं है। तो ये स्टेप क्या आ गया इसमें बेटा, फास्ट। तो फास्ट के लिए हमारे सिलेबस में जगह नहीं है काइनेटिक्स में। अब जो ये था, ये क्या बन गया हमारा CH3 ये आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ये निकला Cl नेगेटिव, ठीक है ना। ये क्या है, ये इससे मुकाबले स्लो स्टेप है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ CH3OL3Cl, ठीक है बेटा कि नहीं है, OH पे नहीं डिपेंड। तो ये कौन सा, इसको बेटा कहते हैं SN1 फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ये है ना फर्स्ट ऑर्डर, अभी छोड़ो उसको, इसको कहते हैं SN1, उसको कहते थे SN2 वाला, ठीक है ना सब। तो SN1 होता है 2 स्टेप प्रोसेस, SN2 होता है 1 स्टेप प्रोसेस।
तो इसमें एक स्टेप बेटा क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब एसिड बेस, मतलब मान के ये कैटायन है न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, क्विक है, और ये इसमें थोड़ा टाइम लगा बॉन्ड तोड़ने के लिए, कार्बोकैटायन बनाने के लिए। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसमें कौन है बेटा, ये वाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। ये आगे चलकर थोड़ा और मैं बताऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है ना बेटा। देखिए अब इसी तरह फॉर एग्जांपल बेटा 2 टाइम्स N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, 4 टाइम्स NO2 प्लस O2, या गया 8, 10, या गया 10, या गया 4। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या आएगा, R इज इक्वल टू K, थ्योरेटिकल कंसेप्ट वो क्या आएगा, R2O5 होल 2। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या आएगा बेटा, रेट लॉ ये अकॉर्डिंग टू क्या था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है बेटा कि नहीं है। जब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ देखती है, रेट एक्सप्रेशन किसके बराबर आता है, N2O5। यहाँ पे बेटा क्या पावर था, ये सेकंड ऑर्डर थी, तो इसके यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, मैंने कहा सेकंड ऑर्डर के यूनिट्स क्या होते हैं, शाबाश बताइए, जीरो ऑर्डर के होते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के पर सेकंड होते हैं, सेकंड ऑर्डर के लीटर पर मोल पर सेकंड होते हैं, थर्ड ऑर्डर के लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली क्या था, ये दो पावर यहाँ पे क्या है बेटा, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है ना, बाकी क्या होंगे फास्ट स्टेप्स, ठीक है कि नहीं है, उनमें जगह नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, इस पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड भी जब हमने देखा तो वहां पे हमने क्या पाया, तो अभी तो अगर आपसे आप कोई कहेगा रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ एक रिलेशन बनाता है किसके दरमियान, रेट लॉ किसके दरमियान रिलेशन बनाता है, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन टर्म के दरमियान, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये वैल्यू क्या है, ये एक्सपेरिमेंटरी वैल्यू है, मतलब जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है ये, ठीक है कि नहीं है। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो क्या है, थ्योरेटिकल। इसी जो मैंने आपको कहा कि अगर भिंडी हमने घर में लाई, अगर 2 केजी लाई, उसमें 1 केजी खराब निकली, ठीक है, हमारा क्या था, मतलब जो थ्योरेटिकल था हमने 2 केजी, मगर शाम को हमें कितना मिला खाने के लिए, एक ही। तो इसमें एक्सपेरिमेंटली क्या कैलकुलेट किया गया, 1 केजी, ठीक है बेटा कि नहीं है। हाँ, अगर अब भिंडी हम लाएंगे 2 केजी, शाम को निकलेगी, वही मैंने कहा ये वैल्यू जो स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कभी सेम भी हो सकते हैं, कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। जहां पे डिफरेंट होगी तो जरूरी उस रिएक्शन में फास्ट स्टेप होंगे, स्लो स्टेप कुछ ही होगी, उसकी वजह से रेट उनका चेंज हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा। अभी ये चलेगा, अभी ये रेट लॉ अभी पढ़ा ही मैं रहा हूं, मगर इसको थोड़ा बहुत आप तैयार कीजिए। रेट लॉ अभी इसमें जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फिर डिटरमाइन रेट ऑर्डर, बहुत सारे हैं इसके लिए मेथड्स, ठीक है बेटा कि नहीं है। इंटीग्रेटेड मेथड, डिफरेंशियल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है बेटा कि नहीं है। हाफ लाइफ, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे, अगर मैं आपको दूंगा फॉर ए रिएक्शन, यही मैं दूंगा बेटा N2O5 क्या आएगा बेटा, 2 टाइम्स 4 टाइम्स NO2 plus O2 if d of N2O5 by dt K1 N2O5, ठीक है। इसी तरह प्लस d ऑफ बेटा ये है NO2 by dt ये है K2 N2O5। इसी तरह बेटा ये प्रोडक्ट्स है दोनों, प्लस d ऑफ O2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू K3 है, अगर किस पे डिपेंड है, N2O5, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब हमें इक्वेट, हमें एक्सप्रेशन इसका बनाना है, आपको पता है इसके बराबर है माइनस डी ऑफ N2O5 अपॉन dt, ये किसके बराबर है, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे आएगा, प्लस डी ऑफ NO2 अपॉन dt, ये क्या है 4 टाइम्स, ये क्या है प्लस डी ऑफ O2 अपॉन dt। यहाँ पे इसने कहा है कि रिलेट K1 K2 K3,
K1, K2 एंड K3 को रिलेट कीजिए। आप मुझे बताइए इसके बराबर है, आप मुझे बताइए D ऑफ N2 ये किसके बराबर है बेटा? ये आ रहा है किसके बराबर? K1 N2O5, ठीक है ना, अपान क्या है यहाँ पे 2। इसमें बेटा क्या आएगा, यहाँ पे किसके बराबर है? D ऑफ N2 K2 N2O5, ठीक है बेटा कि नहीं? यहाँ पे क्या है 4, कभी कभी आता है ये ऑफ D ऑफ D, ये किसके बराबर है? K3 N2O5, ठीक है बेटा कि नहीं है, अपॉन dt अपॉन, हाँ ये पता है ये इसके बराबर है, ठीक है बेटा कि नहीं है, जरूरत नहीं। तो आप मुझे बताइए ये बराबर है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये क्या निकला? K1/2 किसके बराबर निकला? K2/4 किसके बराबर निकला बेटा? K3 निकला कि नहीं? इसमें एलसीएम आपको पता है क्या निकलेगा? ये निकलेगा 2 टाइम्स K1 K2, ये क्या निकलेगा बेटा? हाँ 4 इसका निकला 4 टाइम्स K3, तो ये हो गई रिलेट, ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? चलिए इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो फॉर ए रिएक्शन twice A gives 3 times B plus C if a rate of disappearance if rate of disappearance of A is x mole per liter per second. Calculate the rate of formation of B. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी किसके बराबर निकलेगा? मैंने आपको कहा रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है? माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी, स्टैचोमेट्रिक रेसिप्रोकल, इसमें ये प्रोडक्ट है तो क्या आएगा? प्लस डी ऑफ बी अपॉन डी टी, ये क्या है बेटा? 3, ये क्या आएगा? प्लस डी ऑफ सी अपॉन डी टी, ये क्या? ठीक है ना बेटा? अब मुझे आप बताइए यहाँ पे बेटा, अब हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज एक्स मोल, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज कितना है बेटा? एक्स मोल, ठीक है कि नहीं है? तो ये कितना हो गया है? एक्स मोल, ठीक है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन ये किसके बराबर है? तो इसका मतलब ये क्या आएगा? x/2, ठीक है ना? यहाँ पे हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, वो क्या निकला बेटा? डी ऑफ बी अपॉन डी टी, नीचे क्या है? 3, तो ये किसके बराबर निकलेगा? ये निकलेगा बेटा डी ऑफ बी अपॉन डी टी, इसके निकलेगा 3/2x, किसके बराबर निकलेगा? 3/2x। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? नोट कीजिएगा इसको। देखो फॉर ए रिएक्शन twice A plus 3 times B gives 4 times C plus half times D if decrease in concentration of B is 4 into 10 raised power minus 4 mole per liter in in uh, in 2 minutes. Calculate number first, calculate rate of reaction. दूसरा rate of disappearance of B, ये निकालना है मोल पर लीटर पर सेकंड, वो इसे क्या रहा है? मोल पर लीटर पर सेकंड में निकालना है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और निकालना है, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी, ये निकालना है बेटा। इसके लिए हम क्या कहेंगे? पहले रेट इक्वेशन क्या है? तो वो है माइनस डी ऑफ ए, ट्रू रेट क्या होती है? इंस्टेंटेनियस 2, ये क्या आएगा? माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट है दोनों,
माइनस डी बी अपॉन डी टी। रेट कभी नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव का साइन मतलब होता है जितना ये डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट, ठीक है ना। 3, ये क्या आ रहा है प्लस डी ऑफ सी अपॉन डी टी, ये क्या आ रहा है 4, ये क्या आ रहा है प्लस डी ऑफ डी अपॉन डी टी, ये 1/2 आएगा, ये क्या आएगा ऊपर 2। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब हमें किसके साथ ये कैलकुलेट करना है, हमें ए दी गई, हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगी, तो अब मुझे बताइए बेटा इसमें, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर, ए कितना है 4 × 10⁻⁻4 अपॉन, ठीक है ना बेटा 2, है ना, अपना है कि नहीं है। मगर ये कितने, इसने कहा है कि इसने ये मोल पर लीटर है, इसने कहा है इन 2 मिनट्स, तो यहाँ पे 2 और मिनट किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, ठीक है ना बेटा। तो ये और ये क्या हो गया बेटा कैंसिल, ये क्या निकला यहाँ पे, ये आएगा 1/6, ये क्या आएगा 0 ऊपर आएगा 10⁻⁻5, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि ना। अगर इसमें हम बेटा क्या करेंगे, एक 10 यहाँ पे लगाएंगे, एक 10 नीचे, कोई फर्क पड़ेगा, ये आएगा 10/6, ठीक है ना, ये ऊपर आएगा 10⁻⁻6, ये 2 3 6, 2 5 10, ये क्या आएगा 5/3, ठीक है ना। फिर ये क्या आएगा 3 6, ये 1.6 आएगा, ये 1.6 × 10⁻⁻6 आ गया। यूनिट क्या निकले, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। अब हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाली, अब हमें क्या निकालना है बेटा, ये वाला, तो क्या आएगा माइनस टी बी बाई डी टी, यहाँ पे है ना ये 3, ये किसको इंटू करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, वो क्या निकला 3 × 1.6 × 10⁻⁻6, वो क्या आएगा 364.8 10⁻⁻6। तो ये भी आपका निकला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ये, निकला ये भी कि नहीं। अब इसको बेटा इक्वेट करेंगे किसके साथ, इसके साथ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकला, डी सी क्या रिलेशन है, डी सी बाई डी टी 4 है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकला नीचे, वो निकला हमें 1.6, हाँ 1.6 इंटू 10⁻, क्या निकला बेटा 10⁻⁻6, ये 4 इसको आएगा तो क्या आएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻6, तो क्या निकला फॉर्मेशन ऑफ डी सी बाई डी टी, ठीक है ना। अब किसके साथ इक्वेट करना है, इसके साथ। रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकला गया, यहाँ पे ये ऊपर है, ये 2 ऊपर है क्योंकि रेसिप्रोकल में था, तो क्या है 2 टाइम्स डी ऑफ, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है 2 टाइम्स डी ऑफ डी अपॉन डी टी, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो रेट ऑफ वो कितना आएगा 1.6 × 10⁻, मगर इसमें ऊपर है ये नीचे आएगा, ठीक है ना, वो क्या आएगा डी ऑफ डी अपॉन डी टी, ठीक है बेटा कि नहीं, वो क्या आएगा 0.8, ठीक है कि नहीं है, आएगा कि नहीं, क्योंकि अब 10 यहाँ पे तो 8, ये 0.8, ठीक है ना, ये क्या आएगा 0.8 × 10⁻⁻6, अगर यहाँ पे नीचे लाएंगे ये क्या बनेगा 8 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा कि नहीं है। और भी देखेंगे आगे चलकर कुछ और न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना बेटा। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफी है, अभी अब चल रहा है रेट इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा और बताऊंगा मैं इसमें, फिर आएगा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में। चलिए थैंक्स।